गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मोशनल ईएमआई, ठीक है, मीन्स गतिशील क्षण के अंदर जो विद्युत वाहक बल ई प्रेरित होता है, उस घटना को अपन बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक अपन जो पढ़ रहे हैं बच्चों रेखी गति के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्षण अगर रेखी गति कर रही है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में, ठीक है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, लंबाई और वेग तीनों परस्पर लंबत हैं, तो ई का मान कितना आता है BVL, ठीक है, ये चीज़ अपन ने पढ़ी। अब बच्चों अभी तक तो चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया गया होता था बी वेक्टर, उसके अंदर अपन ये स्मॉल ई का मान ज्ञात कर रहे थे। अब अगर आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात करें कि मीन्स जो क्षण गति कर रही है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है, तो हम जानते हैं बच्चों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होते हैं, एक तो क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। और फिर क्षण गति करती इनमें से किसी एक घटक को काट रही है या दोनों घटकों को काट रही है, तो उसके कारण इस क्षण में विद्युत वाहक बल ई प्रेरित होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि इस BH वेक्टर और B वेक्टर की दिशा क्या होती है, ताकि गतिशील क्षण से हमें आराम से पहचान सकें कि कौन से घटक की कटिंग होगी, और जिस घटक की कटिंग होगी उसी कारण विद्युत वाहक बल ई का मान प्राप्त होगा। कैसे बच्चों? तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं इस प्रकार से पृथ्वी अर्थ है, ठीक है, अर्थ में जो क्षैतिज घटक होता है BH वेक्टर, BH वेक्टर दिशा क्या होती है S से N की तरफ, तो इस प्रकार से S से N की तरफ हम देख रहे हैं ये BH वेक्टर की मतलब क्षैतिज घटक की दिशा होती है। और बात करें वर्टिकल घटक बच्चों BB, वर्टिकल घटक जो उत्तरी अर्धगोलार्ध है, उत्तरी अर्धगोलार्ध में तो क्रॉस के अनुसार होता है, मतलब पृथ्वी की सतह के लंबत अंदर की ओर होता है, जबकि दक्षिण अर्धगोलार्ध में बाहर की ओर, पृथ्वी की सतह के लंबत बाहर की ओर, ये होता है बी वेक्टर, अपन जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा पर इस BV का मान क्या होता है 0, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर तो अंदर की ओर है, नीचे यहाँ पे BV की दिशा बाहर की ओर है। एग्जैक्ट भूमध्य रेखा पर BV का मान क्या होता है 0, तथा पोल्स पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर यहाँ पे हम देखते हैं BH का मान 0 होता है, ठीक है, ये चीज अपन देखी। अब इस पे क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं ये अपन देखें। तो एग्जाम्पल 1, ईस्ट वेस्ट के समांतर धातु की छड़ को विराम अवस्था से मुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ पे एक धातु की छड़ है L लंबाई की, इसको हम ऊर्ध्वाधर पर क्षैतिज अवस्था से छोड़ रहे हैं। तो कह रहा है कि T समय पश्चात इस छड़ में प्रेरित ई का मान क्या होगा, ठीक है। तो पहले एक काम करें, वेग का मान निकालें, T समय पश्चात वेग क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन अपन देखें, सॉल्यूशन T समय बाद वेग, तो यहाँ पे हम देखें छड़ गुरुत्व के प्रभाव में गति करेगी, तो गति की पहली समीकरण V बराबर U प्लस AT का उपयोग करेंगे, V बराबर U प्लस AT। तो यहाँ पे A का मान कितना बच्चों, U का मान कितना है 0, A का मान ग्रेविटी T, तो कितना हो गया वेग का मान तो GT। तो वेग का मान तो आपने कहा कि वेग का मान कितना आ रहा है G इंटू T आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों गौर से किए, छड़ यहाँ पे नीचे गति करती आ रही है, इसका जो वेग है ये जो क्रॉस दिखा रखे हैं वर्टिकल घटक इसके समांतर है, क्योंकि वेग भी नीचे की ओर है और ऊर्ध्वाधर वाला घटक भी नीचे की ओर है, तो हम देखें दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए BV की तो कटिंग होगी नहीं, ठीक है। आपसे कहा था कि कोई भी दो वेग को सदिश अगर समांतर हो जाते हैं, L V और B में से कोई से भी दो सदिश समांतर है तो उसकी कटिंग नहीं होती, ठीक है, मतलब उसके कारण विद्युत वाहक बल नहीं बनता। तो यहाँ से देखें तो यहाँ पे यहाँ BV वेक्टर की कटिंग नहीं होगी, की कटिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका वेलोसिटी है V वेक्टर पैरेलल BV वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए छड़ गति करती आ रही है, किसको काटेगी लंबत, BH वेक्टर को, BH वेक्टर को लंबत काट रही है। इस तरह से क्षैतिज घटक BH है, इस पर छड़ गिर रही है तो इसको ये लंबत काट रही है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार लंबत काट रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ओनली BH वेक्टर की कटिंग होगी तो यहाँ पे देख लें, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर BH V इंटू L, BVL अपन जानते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कौन सा BH लेना पड़ेगा, और वेलोसिटी का मान कितना बच्चों, ये GT रख दो, ये रख दिया GT इंटू L, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, BH GT इंटू L, ये रिजल्ट अपन ने निकाल लिया, इसका आंसर आ गया। हाँ बच्चों, अगर यहाँ पे समय T की वजह बोलता कि समय T पश्चात, तो यूँ बोलता कि H दूरी गिरने के पश्चात E का मान क्या होगा, मतलब समय की बजाय अगर दूरी का मान दिया गया हो तो फिर हम गति की थर्ड समीकरण का उपयोग करके वेग निकालेंगे। गति की थर्ड समीकरण क्या होती है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है, उसका उपयोग करके अपन निकालेंगे। तो यहाँ से अगर अपन देखें एक नोट के रूप में, अगर अपन कहते हैं कि यदि
ठीक है। यदि क्या दिया गया आपको, टी की बजाय समय टी की बजाय समय टी की बजाय दूरी h, ठीक है, ऊंचाई h दी गई हो, ऊंचाई h दी गई हो, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, गति की थर्ड समीकरण लगाएंगे। ये लगा रहा हूँ मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाएंगे तो यहाँ पे u का मान तो 0 प्लस 2a का मान g, h का मान s का मान h, यहाँ से v बराबर क्या जाएगा, तो v बराबर क्या रखेंगे, v बराबर रूट ऑफ 2gh, v बराबर रूट ऑफ 2gh रखें। तो v का मान क्या रखेंगे, रूट 2gh रखकर ये सॉल्व कर लेंगे, इससे आंसर आ जाएगा। मतलब क्या जाएगा, bh इंटू रूट 2gh इंटू एल, इससे निकालेंगे फिर आंसर। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा बच्चों, पिछले क्वेश्चन में छड़ में प्रेरित धारा की दिशा, छड़ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी क्या होगी। देखिए बच्चों, छड़ ऊपर से नीचे गिर रही है, समझना बात को, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। छड़ ऊपर से नीचे गिर रही है, इसके अंदर जो हम जानते हैं, आज अपन ने परसों या पढ़ा था, मॉशनल ईएमआई जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें अपने डेरिवेशन किया था स्मॉल ई का, स्मॉल ई का अपने डेरिवेशन किया था। डेरिवेशन में अपने कहा था अंदर चुंबकीय बल लगता है इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है, चुंबकीय बल का मान लगता है जो कि निश्चित होता है, और बच्चों उसके विपरीत दिशा में क्या लग रहा होता है, विद्युत बल। विद्युत बल का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद विद्युत बल का मान बढ़ते बढ़ते चुंबकीय बल को बैलेंस कर लेता है, ठीक है, और छड़ में आवेश का एक सिरे की ओर प्रवाह रुक जाता है। जब तक बच्चों यहाँ पे विद्युत बल चुंबकीय बल को बैलेंस नहीं कर रहा, तब तक अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब आवेश है, एक सिरे की ओर कलेक्ट होते जाते हैं, अर्थात एक सिरे की ओर गति करते जाते हैं, अर्थात विभवांतर स्मॉल ई का मान बढ़ता जाता है। और अंदर इलेक्ट्रॉनों की एक तरफ गति होते रहने के कारण अंदर एक धारा प्रेरित होती है, ठीक है, अंदर एक धारा प्रेरित होती है। परंतु बच्चों जब आवेश का प्रवाह रुक जाता है, मतलब बल बैलेंस हो जाते हैं, तो उस अवस्था में प्रेरित धारा का मान क्या होता है, 0, ठीक है, आई का मान 0 रहता है। अभी हम छड़ को किसी बाहर सर्किट से कनेक्ट नहीं कर रहे, किसी बंद लूप से कनेक्ट नहीं कर रहे, केवल छड़ गति कर रही है, एक ओपन पथ है। तो जो ओपन पथ में हम जानते हैं नॉर्मली धारा क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि धारा प्रवाहित होने के लिए एक क्लोज पथ चाहिए होता है, ठीक है। धारा ओपन पथ में 0 होती है, तो नॉर्मली अपन सोचते हैं कि यहाँ पे प्रेरित धारा क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि एक अकेली छड़ है, बाहर किसी परिपथ से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए धारा 0 होनी चाहिए। परंतु फिर भी यहाँ पे कुछ समय तक धारा प्रवाहित होती है, ताक्षणिक धारा। कब तक, जब तक कि चुंबकीय बल और विद्युत बल बैलेंस नहीं हो जाते, ठीक है। हाँ, अगर छड़ को बच्चों आप नियत वेग से गति करा रहे हो, तो नियत वेग से गति करा रहे हो, तो जैसे गति स्टार्ट करते हो विद इन मिली सेकेंड दोनों बल बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, अर्थात प्रेरित धारा बंद हो जाती है विद इन मिली सेकेंड। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो क्या हो रहा है, देखिए ऊपर से नीचे छड़ गिर रही है, लगातार वेग बढ़ेगा, तो चुंबकीय बल का मान भी लगातार बढ़ता जाएगा। पीछे से विद्युत बल उसको बैलेंस करने आ रहा है, आगे चुंबकीय बल का मान भी बढ़ता जा रहा है, पीछे पीछे विद्युत बल आते जा रहा है, आगे चुंबकीय बल भी बढ़ता जा रहा है, तो वो आराम से एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाते, ठीक है। इसलिए एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाएंगे, इस कारण से इसके अंदर प्रेरित धारा लगातार बहती रहेगी। लेकिन कब तक बहती रहेगी, जब तक वेग का मान नियत नहीं हो जाता, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहे जाते हैं अपन, देखिए सॉल्यूशन, यहाँ बच्चों इसमें अपन क्या कहते हैं कि यहाँ आई केवल तभी तक प्रेरित होगी, ठीक है, आई केवल तभी तक प्रेरित होगी, तब तक प्रेरित होगी, केवल तब तक प्रेरित होगी जब तक कि V का मान नियत नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक कि V, यहाँ आई केवल तब तक प्रेरित रहेगी, क्यों कह लो, आई केवल तब तक प्रेरित रहेगी जब तक कि V इंक्रीज हो रहा है। जब तक बच्चों V का मान इंक्रीज हो रहा है या मान लो डिक्रीज हो रहा है, जब तक V परिवर्तन, मतलब जब तक V वेरिएबल है, तब तक यहाँ पे प्रेरित धारा प्रवाहित होती रहेगी। ये अपन देख ली, क्यों, क्योंकि बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि छड़ में बच्चों फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर चुंबकीय बल क्या बच्चों बढ़ेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे चुंबकीय बल इंक्रीज होगा। चुंबकीय बल का मान लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो धारा प्रेरित होती रहेगी। परंतु बच्चों वेग का मान यदि नहीं होता, बट यदि v बराबर नियत हो, तो v का मान बच्चों अगर नियत हो तो छड़ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, छड़ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, छड़ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर विद्युत बल, छड़ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर विद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स चुंबकीय बल को संतुलित कर लेता है। इसलिए प्रेरित I बराबर 0 होती है। क्यों होती है बच्चों 0? क्योंकि यहाँ पे छड़ ओपन पाथ है, ठीक है, क्योंकि अपन देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ओपन पाथ अकेली छड़, क्योंकि अकेली छड़ कह रहे हैं, अकेली छड़ इज एन ओपन पाथ, ठीक है, छड़ अकेली है तो एक ओपन पाथ की तरह बिहेव करती है, ठीक है, अकेली छड़ इज एन ओपन पाथ, ये एक ओपन पाथ की तरह बिहेव करती है और परिपथ से जुड़ी हुई नहीं है। अकेली छड़ एक बैटरी, आप खुद सोचिए, एक सिंपल सेल है, कोई एक सिंपल सेल जो अपन घड़ी में लगाते हैं, उसको बाहर रखेंगे सेल को, तो क्या सेल से हवा में कोई धारा प्रवाहित होगी? क्या नहीं होगी। सेल के अंदर भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि एक ओपन पाथ है तो अकेली छड़ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो चुके होते हैं चुंबकीय बल, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज अपन देख ली। अब यहाँ बच्चों इसमें आपसे कह रहा है कि धारा की दिशा क्या होगी, तो बच्चों यहाँ पे देखिए चित्र में v इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, v इंक्रीज हो रहा है, इसलिए चपेट के नियम से अपन देखें, ठीक है, इसलिए चपेट नियम से इस छड़ में आवेश पर बल, इस छड़ में आवेश पर बल लगेगा, इसलिए प्रेरित I की दिशा, तो चलो बल किस दिशा में लगेगा समझें। चपेट का नियम कैसे लगाना है, उंगलियां रखनी है B की दिशा में, BH की दिशा में उंगलियां रखी, अंगूठा का नीचे वेग की दिशा में, उंगलियां BH की दिशा में, अंगूठा वेग की दिशा में, चपेट कहाँ आ रहा है? दाईं तरफ, ठीक है। अतः बच्चों ये सिरा बनेगा हाई पोटेंशियल पे आएगा, ये सिरा आएगा लो पोटेंशियल पे। इस प्रकार से ये अंदर आवेश इस दिशा में गति करेंगे, सारा प्लस आवेश इधर की ओर कलेक्ट हो रहा है, इधर जाता जा रहा है, तो धारा किधर की हो जाएगी? वेस्ट टू ईस्ट, बल लगेगा वेस्ट टू ईस्ट दिशा में, ठीक है। इसलिए प्रेरित I की दिशा वेस्ट टू ईस्ट होगी, वेस्ट टू ईस्ट होगी, ये अपन ने देख लिया। प्रेरित धारा दिशा क्या रही है तो वेस्ट टू ईस्ट दिशा में आ रही है, बात पहले पड़ी, तो इस प्रकार से अपन ये प्रेरित धारा की दिशा अपन समझ सकते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन किसी भी दिशा में गतिशील है, मतलब चाहे पूरब की ओर जा रही हो, चाहे पश्चिम की ओर, चाहे उत्तर की ओर, दक्षिण, कहीं भी जा रही है, एक ट्रेन गतिशील है, या फिर वायुयान एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, एक एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन बच्चों है, जो एरोप्लेन एक निश्चित ऊंचाई पर वो आगे की ओर उड़ रहा है लगातार एरोप्लेन, ठीक है। तो इस ट्रेन की दूरी एक्सेल के सिरों के मध्य अथवा वायुयान के पंखों के सिरों के मध्य प्रेरित ई ज्ञात करना है। अच्छा, एक्सेल किसे कहते हैं बच्चों? हम जानते हैं ट्रेन के अंदर पहिए होते हैं, ठीक है, ट्रेन के दो पहिए हैं, पहियों के बीच में छड़ जुड़ी होती है, ट्रेन के पहियों के बीच जो छड़ जुड़ी होती है क्षैतिज अवस्था में, उस छड़ को हम क्या बोलते हैं? एक्सेल, मतलब धुरी बोलते हैं। तो छड़ किधर, चाहे छड़ इधर जा रही हो, मतलब ट्रेन इधर जा रही हो, तो छड़ कुछ इस तरह से होगी, देखिए ये छड़ है, ठीक है, छड़ है, तो पहियों के बीच में ट्रेन इधर जा रही है, तो छड़ क्षैतिज अवस्था में इधर गति कर रही है, या इधर जा रही है तो छड़ क्षैतिज अवस्था में इधर गति कर रही है। तो जो ये छड़ है वो कैसी हो? तो क्षैतिज,
क्षैतिज छड़ है और यहाँ पे वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा ऊर्ध्वाधर घटक उसको लंबवत काटती जाएगी, ठीक है, चाहे इधर की ओर गति कर रही हो, चाहे यूं से इधर की ओर गति कर रही हो, चाहे इधर की ओर जा रही हो, कौन से घटक को काटेगी, वर्टिकल घटक को। बी वी की यहाँ पे लंबवत कटिंग होगी, अर्थात छड़ में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, मतलब एक्सेल में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसके जिम्मेदार कौन है, बी वी की कटिंग, वर्टिकल कंपोनेंट की कटिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कटिंग केवल किसी होगी बच्चों, वर्टिकल कंपोनेंट की, क्षैतिज घटक की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो एक्सेल है या जो वायुयान के पंख हैं वो क्षैतिज अवस्था में, इसलिए क्षैतिज घटक की तो कटिंग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ बच्चों बी एच की कटिंग नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो एक्सेल है, क्योंकि जो एक्सेल है, एक्सेल या कह रहे हैं पंख बात करें, एक्सेल व वायुयान पंख, वायुयान पंख की लंबाई या पंख, ठीक है, वायुयान पंखों की लंबाई एल क्षैतिज अवस्था में, ठीक है, क्षैतिज है। एक्सेल व वायुयान पंख की लंबाई एल क्षैतिज है, तो क्षैतिज है, क्षैतिज घटक की कटिंग नहीं कर पाएगी, केवल की कटिंग होगी ओनली बी वी की, ओनली बी वी वेक्टर की कटिंग होगी, ठीक है, ओनली बी वी की कटिंग होगी। इसलिए बच्चों यहाँ पे ई का मान कितना जाएगा, बी वी वी एल, ठीक है। इसलिए बच्चों हम देखें ई बराबर क्या आएगा, बी वी वी एल, ये मान आपको प्राप्त होगा बी वी वी एल, ये देख लिया अपन ने, ठीक है, ओनली बी वी वी एल आपको प्राप्त हो रहा है। मतलब इस प्रकार से अपन देख रहे हैं बच्चों, ये एक्सेल है, ये ट्रेन के जो पहिए के एक्सेल दिखा रहे हैं अपन, एक्सेल है बच्चों, ये एक्सेल में ये एक्सेल, ये छड़ गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में केवल यहाँ पे इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, ई का मान जो प्रेरित हो रहा है, इसके जिम्मेदार केवल कौन है बच्चों, यहाँ पे जिम्मेदार केवल कौन है, वर्टिकल घटक, वर्टिकल घटक की कटिंग करते हुए गति करेगी, तो ई का मान जो आएगा बी वी वी एल आएगा, ठीक है। अब बच्चों एक नोट के रूप में अगर अपन देखें, अगर आपसे क्लियर बोला जाता कि छड़, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन या वायुयान ये भूमध्य रेखा पर गतिशील है, तो बच्चों भूमध्य रेखा पर गतिशील है, मतलब भूमध्य रेखा पर, मतलब वायुयान इधर से उड़ के इधर जा रहा है इस दिशा में, या फिर ट्रेन भी इधर से इधर की ओर जा रही है भूमध्य रेखा पर, तो उस अवस्था में जानते हैं भूमध्य रेखा पे वर्टिकल घटक क्या होता है, जीरो, वर्टिकल घटक जीरो होता है, तो बी वी का मान जीरो होने के कारण ई का मान कितना आएगा, जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल घटक की तो कटिंग होगी नहीं, केवल वर्टिकल घटक की कटिंग होती है, लेकिन उसका मान भी जीरो है वर्टिकल घटक का, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप कहते हैं यदि ट्रेन या वायुयान, ट्रेन या वायुयान भूमध्य रेखा पर गतिशील हो तो यहाँ बी वी बराबर जीरो के कारण ई बराबर क्या होगा, जीरो होगा, ई का मान जीरो होगा, ये चीज अपन देख ली, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल थर्ड पे आपको मैं एक दो चीजें छोटी छोटी और समझाऊं, तो देखो अब हम क्या कहना चाहते हैं एग्जाम्पल रूप में, इसी बेस्ड है ये, आपसे कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में यदि एक्सेल के सिरों के मध्य एक बल्ब जोड़ दिया जाए, एक्सेल के सिरों के मध्य एक बल्ब जोड़ दिया जाए तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, ये बताना है। मतलब इस प्रकार से जो एक्सेल है, इस एक्सेल के सिरों के मध्य बल्ब जोड़ रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से बल्ब जोड़ दिया अपन ने, ठीक है, बल्ब जोड़ दिया, तो यहाँ पे हम देखें कि इसमें बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये छड़ में विद्युत वाहक बल ई प्रेरित होगा, छड़ ये एक्सेल गति कर रहे हैं आगे की ओर वी वेग से, तो इसमें विद्युत वाहक बल ई प्रेरित होगा। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे इस वायर के अंदर भी जो संयोजक तार है, इस संयोजक तार के अंदर भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। क्यों? क्योंकि जब ये बच्चों आगे छड़ आगे की ओर गति कर रही है वी वेग से, तो ये संयोजक तार भी आगे वी वेग से गति करेंगे, ठीक है। भले यहाँ पे हम देखें इसकी गति, इसकी जो स्पीड है, इसकी वी दे रखी है, मान लो ये इसकी स्पीड वी है, वी स्पीड से ट्रेन आगे गति कर रही है, तो संयोजक तार भी आगे वी स्पीड से लगातार गति करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों अगर ई प्रेरित हो रहा है तो उतना ही ई इसके अंदर भी आएगा। ई का मान क्या होता है, बी वी एल, ठीक है, बी वी वी एल, ये होता है बी वी वी एल। तो लंबाई एल क्या होती है बच्चों, लंबाई एल, जहाँ तार जुड़ा हुआ है संयोजक तार, उसके सिरों के मध्य की दूरी, ये जो लाल वाला तार दिख रहा है, ये सिरा यहाँ पे, दूसरा सिरा यहाँ पे, तो सिरे से सिरे तक की जो प्रभावी लंबवत लंबाई है वो छड़ की लंबाई के बराबर ही आएगी।
अर्थात इस स्मॉल ई का मान भी इस स्मॉल ई के बराबर ही आएगा। तो जो इस प्रकार से दोनों में स्मॉल ई प्रेरित हो रहा है, अर्थात ये इस तरह से परिपथ की व्यवहार करेगी। ई यहाँ दिखा दिया ये वाला, ठीक है, ये वाला ई दिखा दिया, बल्ब यहाँ दिखा दिया। अब देखिए तो एक सिंगल लूप बन रहा है, मतलब श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में आप देखिए ये ई और ये ई इधर धारा देना चाहता है, ये वाला ई इधर धारा देना चाहता है। तो दोनों की धाराओं की दिशा परस्पर विपरीत है, अर्थात दोनों एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने के कारण यहाँ पे ई नेट कितना बनेगा बच्चों? 0। ठीक है, ई नेट का मान 0 आएगा। ई नेट बराबर ई माइनस ई कितना आएगा बच्चों? 0। ठीक है, ई नेट बराबर ई माइनस ई 0 आया, क्योंकि ये ई तो क्या बता रहा है बच्चों? एक्सेल में प्रेरित ई, ये तो है एक्सेल में प्रेरित, और ये ई क्या बच्चों? संयोजक तार में प्रेरित ई। तो दोनों ई एक दूसरे दिशा में आ रहे हैं, तो इसलिए नेट मान क्या होगा? 0। इससे बच्चों धारा आई क्या जाएगी? 0 जाएगी। बल्ब में धारा आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट होता है, तो ई नेट अपॉन आर नेट तो कितना होगा बच्चों? 0। ई नेट का मान 0 है, तो धारा 0 हो गई, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। ये आ गया इसका रिजल्ट, बल्ब नहीं जलेगा। हाँ, अगर बच्चों यहाँ पे इसमें जो बल्ब को जोड़ते हैं अपन, इसकी पटरियों के मध्य जोड़ते हैं, तो क्या होता है? देखिए यहाँ देखिए एक नोट के रूप में देखें, यदि बल्ब को पटरियों के मध्य जोड़ा जाता, तो संयोजक तार का वेग कितना आएगा बच्चों? 0, क्योंकि वो तो संयोजक तार तो पटरी के बीच जुड़ा हुआ है, वो तो गति कर नहीं रहा, तो इसलिए संयोजक तार में ई का मान क्या जाएगा? 0। तो संयोजक तार का वेग बराबर 0 के कारण इसमें, ठीक है, इस तार में ई बराबर क्या होगा? 0। ई बराबर 0 होगा, ठीक है, मतलब तार में ई का मान 0 आएगा। मतलब कुछ इस तरह से देखिए क्या कहना चाहते हैं, ये बच्चों ये व्हील दिखा दी है, ये इस प्रकार से, ये अपने व्हील दिखा दी है इस प्रकार से, ठीक है, ये गतिशील अवस्था में। तो यहाँ बच्चों इसमें अब क्या बल्ब अपन का जोड़ रहे हैं? यहाँ पे जोड़ रहे हैं इस बल्ब को, ठीक है, इसके ट्रैक के मध्य यहाँ जोड़ रहे हैं, इस जगह बल्ब, इस जगह यहाँ पे मैंने इस जगह बल्ब जोड़ा है, इस स्थान पे बल्ब को जोड़ रहे हैं, ठीक है, इस जगह बल्ब जोड़ रहे हैं। तो अब क्या बच्चों यहाँ पे इसके अंदर तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, किसमें? छड़ में तो विद्युत वाहक बल बन रहा है इसमें, इस प्रकार से इसमें तो विद्युत वाहक बल बन रहा है। ई का मान, क्योंकि छड़ तो गति कर ही नहीं है आगे, छड़ तो लगातार गति कर ही नहीं है, इस प्रकार से गतिशील अवस्था में ये घूर्णन गति के अनुसार यहाँ पे ये छड़ जो है हम देख रहे हैं आगे की ओर गति कर रही है इस दिशा में। इसकी स्पीड कितनी है? v है, इसकी स्पीड तो v है। तो यहाँ पे ये छड़ तो गति कर रही है, अर्थात जो परिपथ बनेगा, अब क्या परिपथ कुछ इस तरह से देखिए, अब क्या परिपथ कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ बच्चों इसमें ये वाला ई तो प्रेरित हो रहा है, ई, ये तो ई प्रेरित हो रहा है, ई का मान कितना है? BV/VL जो अपने निकाला था यहाँ पे इस जगह। और यहाँ बच्चों इसमें जो बल्ब है, देखिए अब बल्ब में केवल एक ही EMF जुड़ा हुआ है यहाँ पे इस जगह, इसलिए बल्ब में धारा प्रवाहित होगी। तो बच्चों बल्ब में धारा कितनी जाएगी? अब जो हियर E net is equal to BVL, BVVL मीन्स बराबर नॉट 0। अब क्या ये 0 नहीं है, इसलिए धारा प्रवाहित होगी, इसलिए बल्ब में I प्रवाहित होगी, अतः इसलिए बल्ब जल जाएगा, इसलिए बल्ब जलेगा। अब क्या बच्चों? बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपन देखी, बल्ब यहाँ पे जलेगा इस केस में। हाँ, नॉर्मली अपन देखें प्रैक्टिकली, आप सोचोगी जो सीकर से ट्रेन, कहीं भी सीकर अलवर बीकानेर से कहीं से ट्रेन निकल रही है, आप सोचो उसमें पटरी के पीछे बल्ब जोड़ दें और रात में बैठ के पढ़ते रहें अपन, तो बल्ब से रोशनी आती रहेगी, हम पढ़ाई करते रहेंगे। तो उस अवस्था में प्रैक्टिकली अपन देखें तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे काफ़ी दूर ट्रेन होगी, तो उसकी पटरियों का प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सारा प्रतिरोध काउंट करना पड़ता है यहाँ से आता कि पूरा तार का प्रतिरोध वगैरह,
ये प्रतिरोध, सारे प्रतिरोध काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध आएगा, और बल्ब का भी काफ़ी प्रतिरोध है। तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल बनता है बहुत अल्प बनता है विद्युत वाहक बल, लेकिन प्रतिरोध यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो धारा जो प्रवाहित होगी वो माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर कोटि की होगी, जो बल्ब को जला ही नहीं पाएगी। तो बल्ब प्रैक्टिकली अपन देखें बल्ब नहीं जल पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे धारा बहुत अल्प मात्रा में प्रवाहित होगी, इसलिए प्रैक्टिकली अपन देखें तो बल्ब नहीं जलता, बट न्यूमेरिकली बल्ब जल जाएगा। ठीक है, ये अपन देख लिया। चलो इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और समझा दूँ एक्स्ट्रा में। देखिए हम बात कर रहे हैं कटिंग की, इस प्रकार से कोई यहाँ पे क्षण गतिशील अवस्था में कटिंग हो रही है। तो चलो देखो इस प्रकार से कि अगला एग्जाम्पल देख लें, पांचवा एग्जाम्पल। मान लीजिए इस प्रकार से देखो, इस तरह से ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर अपन दिशाएं दिखाएं तो इस प्रकार से देखिए अगला एग्जाम्पल इस प्रकार से, यहाँ पे ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड ये साउथ। अपन जानते हो पृथ्वी का जो हॉरिजॉन्टल घटक है किधर की ओर होता है? हॉरिजॉन्टल घटक एस से एन की ओर, इससे एस से एन की ओर ये हॉरिजॉन्टल घटक है बी एच वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से। अब बच्चों यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पे धरातल पे दौड़ रहा है, एक व्यक्ति बच्चों धरातल पे दौड़ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे हम देखें ये कोई व्यक्ति मैंने बनाया, ये बच्चों व्यक्ति ये धरातल पे लगातार दौड़ रहा है। ठीक है, बच्चों व्यक्ति लगातार धरातल पे इस दिशा में दौड़ रहा है, गति v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है धरातल पे दौड़ते हुए। तो आप देखिए बच्चों ये एक l लंबाई की छड़ की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ तक इसकी लंबाई l है, ये लंबाई l है, v वेग से गति कर रहा है। तो v वेग से गति कर रहा है तो हम देखें ये लगातार पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल घटक को कटिंग करता हुआ गति करेगा। तो कटिंग करते हुए गति करेगा तो इसकी सिर और पैरों के मध्य भी एक विद्युदांतर उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, हाई पोटेंशियल कौन होगा, पैर होंगे या सर होगा? देखें उंगलियां रखें BH की दिशा में, अंगूठा रखें वेग की दिशा में, मतलब व्यक्ति किधर जा रहा है बच्चों? वेस्ट से ईस्ट की दिशा में, वेस्ट टू ईस्ट गति कर रहा है। तो उंगलियां चुंबकीय दिशा में, अंगूठा वेग की दिशा में रखेंगे, चपेट आएगा ऊपर की ओर, अर्थात इसका ये वाला जो सिर है, सिर जो है ये सिर आएगा हाई पोटेंशियल पे, यहाँ आएगा बच्चों हाई पोटेंशियल, और जो पैर आएंगे क्या आएंगे? लो पोटेंशियल पे। ये आएंगे इसके पैर लो पोटेंशियल पे आएंगे, इसमें से लो पोटेंशियल पे पैर आएंगे। तो यहाँ पे जब गति करेगा तो इसके सिर और पैरों के मध्य जो विभवांतर आ रहा है वो कितना आएगा? E इक्वल टू, ठीक है, तो हम देख रहे हैं मेन के सिर व पैरों के मध्य, सिर व पैर के मध्य प्रेरित EMF, प्रेरित E बराबर क्या आएगा बच्चों? BHVL, हॉरिजॉन्टल घटक की कटिंग कर रहा है, तो इस प्रकार से BHVL ये आ रहा है मान। ठीक है, हाँ, अगर बच्चों आपसे कहा जाए कि ये व्यक्ति अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ दौड़ रहा होता, साउथ से नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो फिर यहाँ पे BH वेक्टर की कटिंग नहीं होती, तो प्रेरित EMF का मान कितना आएगा? 0। वर्टिकल घटक की कटिंग तो वैसे ही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वर्टिकल घटक इसकी लंबाई के समांतर है, क्योंकि व्यक्ति खुद ऊर्ध्वाधर है, अर्थात लंबाई जो L है वो वर्टिकल घटक के समांतर है, इसलिए वर्टिकल घटक की तो कटिंग होगी नहीं। कटिंग होगी तो किसकी होगी? हॉरिजॉन्टल घटक की। ठीक है, वो भी कब? अगर वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट गति करे। तो अभी अब देखा वेस्ट टू ईस्ट गति कर रहा था तो सिर पे आ रहा था हाई पोटेंशियल, पैर पे था लो पोटेंशियल, और अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा होता, ईस्ट से वेस्ट तरफ आ रहा होता, तो उस अवस्था में आपकी बार सिर पे बनता लो पोटेंशियल, पैर बनता हाई पोटेंशियल। और अगर साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ आएगा तो उस केस में बच्चों फिर E का मान कितना बनेगा? 0। बात पहले पढ़ी तो बच्चों यहाँ तक तो अपन ने पूरा पढ़ा रेखी गति के कारण EMI, क्षण की रेखी गति के कारण जो फ्लक्स कटिंग हुई थी वो मोशनल EMI अपन देखा। अब अपन देखते हैं क्षण की घूर्णन गति अगर हो रही है, क्षण अगर घूर्णन गति करती है तो उस केस में क्षण के केंद्र और सिरों के मध्य कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसका मान अपन देखने जा रहे हैं। अर्थात गतिशील घूर्णन गति के कारण, क्षण की घूर्णन गति के कारण उसमें प्रेरित EF का मान ज्ञात करने जा रहे हैं। तो जो अब देखते हैं बच्चों ये घूर्णन गति कारण क्षण में EMI, घूर्णन गति कारण क्षण में EMI। तो देखिए इस प्रकार से एक L लंबाई की छड़ है, ये इस प्रकार से केंद्र के सापेक्ष इस प्रकार से घूर्णन गति कर रही है, केंद्र नहीं सॉरी किनारे के सापेक्ष, अपने किनारे के सापेक्ष, इस किनारे के सापेक्ष ये घूर्णन गति कर रही है। तो बच्चों घूर्णन गति करेगी तो लगातार चुंबकीय फ्लक्स को काटती गति करेगी, क्यों? हम देखें चुंबकीय फ्लक्स क्या हो यहाँ पे अंदर की दिशा पे, तो ये छड़ गति करेगी घूर्णन करते हुए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से कटिंग करते हुए, तो कटिंग करते हुए गति करेगी तो लगातार चुंबकीय फ्लक्स की कटिंग होगी, तो इसलिए छड़ के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। अब तो देखिए यहाँ पे इसकी जो छड़ के हर सिरे पर वेग निकालें, ओमेगा तो ये किससे रोटेट करिए? कोणीय वेग ओमेगा से, लेकिन हर बिंदु की जो रेखीय गति होगी, रेखीय चाल होगी V, वो अलग अलग होगी,
क्यों हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, पढ़ते हैं वृत्ति गति में v इक्वल टू ओमेगा आर। तो प्रत्येक बिंदु का ओमेगा तो सेम है, परंतु केंद्र से दूरी जो स्मॉल आर है वो अलग अलग होगी। इसलिए यहाँ पर हर इसके अल्पांश में हर अल्पांश का वेग अलग अलग होगा, हर अल्पांश में विद्युत वाहक बल स्मॉल ई का मान अलग अलग आएगा। ठीक है, तो वो विद्युत वाहक बल ई का मान क्या होगा वो हम रेखीय गति से समझते हुए ज्ञात करेंगे समाकलन करके। कैसे? तो जो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने एक अल्पांश लिया इस जगह, ये मैंने एक अल्पांश लिया इस जगह अल्पांश, ठीक है, dx अल्पांश, ये अल्पांश है, इसकी लंबाई dx है, ये dx लंबाई का अल्पांश है जो कि यहाँ से x दूरी पर है। तो जो इसका वेग क्या होगा, इस दिशा में होगा इसका वेग, इस अल्पांश का वेग v इस दिशा में होगा, और इस वेग का मान क्या होगा v इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स, कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, तो यहाँ पे r का मान कितना लिया अपन x लिया है, तो v इक्वल टू ओमेगा एक्स हो जाएगा। अब देखें इस अल्पांश में निकालें पहले अपन कितना आएगा मान, अल्पांश में प्रेरित ई का मान, देखिए अल्पांश में प्रेरित डी बराबर, हम जानते हैं अल्पांश में प्रेरित ई का मान ई बराबर बी वी एल, रेखीय वेग से गति करते हुए निकाल रहे हैं, ये अल्पांश का रेखीय वेग की चाल कितनी है, v इक्वल टू ओमेगा, क्या पढ़ा था अपने, ई इक्वल टू बी वी एल, तो b तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी v और लंबाई कितनी है इसकी dx, तो b v dx। अब बच्चों इस v का मान रख दें, v का मान कितना है ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पे टोटल e निकालेंगे, तो टोटल e निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा समाकलन, तो इसका करेंगे समाकलन, तो b ओमेगा x dx। अब लिमिट क्या लगा बच्चों, देखिए इस क्षण पे अल्पांश अगर मैं इस सिरे पर मानता तो x कितना बनेगा 0, और इस सिरे पर तो x बराबर कितना आएगा l। तो हमने देख लिया x की न्यूनतम सीमा कितनी बन रही है 0 और अधिकतम सीमा कितनी बन रही है स्मॉल l। तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर l तक, 0 से l तक। क्या सोचो b ओमेगा तो कांस्टेंट है, आउटसाइड में आ गया, अंदर क्या बचा x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दी 0 से लेकर l तक। तो ये 2 को बाहर ले आओ, तो 2 बाहर आ गया, तो हाफ b ओमेगा। अब अंदर x स्क्वायर बचा है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो लिमिट लोअर कितनी है, मतलब अपर लिमिट तो l है स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट कितनी है 0 स्क्वायर, तो क्या जाएगा रिजल्ट, ये जाएगा हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, ये आ गया रिजल्ट। तो इसमें बच्चों कोई क्षण गति रोटेट हो रही है ओमेगा कोणीय चाल से अपने किनारे के सापेक्ष, तो हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, ये आ गया प्रेरित EF का मान। ठीक है, चलो इस पे एग्जाम्पल अपन देखें, एक दो एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये कह रहा है कि जो छड़ है आपकी यार किनारे के सापेक्ष गुणन नहीं कर रही, इस बिंदु के सापेक्ष गुणन कर रही है, जिसके इधर की लंबाई l/4 है, इधर की लंबाई 3l/4 है। ठीक है, तो इस केस में अच्छा उससे पहले चलो यहाँ पे देखें, इसमें जो पढ़ा अपन ने, कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा, कैसे निकालेंगे, उंगलियां बच्चों रखो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की ओर और अंगूठा वेग की दिशा में। ठीक है, तो चपेट का आ रहा है अंदर की ओर, अर्थात इसका अंदर वाला सिरा जो है ये आएगा बच्चों हाई पोटेंशियल पे, और बाहर वाला सिरा आएगा ये लो पोटेंशियल पे। ठीक, कैसे, दोबारा देखो, उंगलियां रखेंगे चुंबकीय दिशा में, अंगूठा रखेंगे रेखीय वेग की दिशा में, तो चपेट आएगा अंदर की ओर। ठीक है, अर्थात बच्चों ये जो अपन ने छड़ बनाई है, इस छड़ का जो बिहेवियर होगा ये कुछ इस तरह से होगा, बिहेवियर इस तरह से, ये इस तरह से बिहेव करेगी छड़, मतलब इस प्रकार से इस ई का मान कितना है हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, ये छड़ कुछ इस तरह से बिहेव करेगी। ठीक है, चलो अब देखें यहाँ पे इसमें ये क्वेश्चन, इसमें आपसे कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर V माइनस VB निकालना है। ए बिंदु यहाँ पर इस जगह, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, विभवांतर VA माइनस VB का मान ज्ञात करना है। तो चलो अब ये छड़ तो कहाँ रोटेट हुई, इसके सापेक्ष, तो इस अवस्था में अब इसको एक सिंगल छड़ न मान के दो टुकड़े मान लो, ये एक अलग छड़ है, ये एक अलग छड़ है, ये छड़ अपने किनारे के सापेक्ष घूम रही है, ये वाली छड़ भी अपने इस किनारे के सापेक्ष घूम रही है, तो उसको एक छड़ मानो मत, क्या माने, दो छड़ों का निकाय। तो चलो जिसमें ये पहली छड़ है, ये छड़ का रेखीय वेग देखें इस दिशा में आएगा, रेखीय वेग आएगा इस दिशा में। ठीक है, वेग आएगा इस दिशा में, इसका वेलोसिटी आएगा इस दिशा में, और इसका वेलोसिटी क्या आएगा, इस दिशा में आएगा, इसका वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी आ रही है इस दिशा में। ठीक है, अब तो यहाँ पे इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल ई के रूप में प्रेरित करेंगे अपन, तो क्या बनेगा, देखिए इसका चित्र, मतलब देखो यहाँ पे कौन सा सिरा पॉजिटिव कौन सा सिरा नेगेटिव बनेगा। तो पहले इस छड़ की बात करें, उंगलियां रखेंगे अंदर की ओर, अंगूठा रखेंगे वेग की दिशा में, तो चपेट आ रहा है अंदर की ओर, अर्थात इस छड़ में अंदर वाला सिरा प्लस बनेगा। ठीक है, यहाँ देखें उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा वेग की दिशा में, तो ये भी केंद्र की ओर चपेट लग रहा है, तो इस छड़ के अंदर भी केंद्र का सिरा
प्लस बनेगा। मतलब यहाँ पर अपन देखें इसमें इस प्रकार से विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहे हैं। अंदर वाला सिरा बन रहा है प्लस, यहाँ भी अंदर वाला सिरा बन रहा है प्लस, इस तरह से, ठीक है। ये बिंदु ए और ये बिंदु बी हो गए। अब यहाँ पे इसमें ये माइनस प्लस अपन दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो E1 का मान प्राप्त हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल, E1 का मान कितना आएगा, हाफ बी ओमेगा, लेंथ कितनी L/4 का स्क्वायर, और इसके अंदर जो E2 है, ये E2 का मान कितना होगा, हाफ बी ओमेगा, लेंथ कितनी है 3L/4, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब तो हमें क्या निकालना है, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, विभवांतर सिखाया था आपको बचपन में, सिग्मा V फ्रॉम B to A, मतलब B से चलेंगे सिग्मा V लगाएंगे, ठीक है। तो जब B से चल के सिग्मा V लगाएंगे तो चलो चलते हैं, B से चलेंगे की तरफ, ये बैटरी आई, माइनस से जा रहे हैं प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस E2, फिर आगे गए, फिर यहाँ बच्चों इसमें अब प्लस से जा रहे हैं माइनस की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, क्या आएगा, माइनस का E1, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो मान E2 एंड E1 के, तो E2 E1 के मान रख देंगे तो कॉमन क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/2 B ओमेगा L/4, मतलब L/4 का स्क्वायर है, तो कॉमन आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया, हाफ बी ओमेगा L/4 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। E2 में यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 3 का स्क्वायर जो कितना होगा 9, माइनस यहाँ कितना बचेगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 9 में से 1 गया 8 बचेगा, तो 8, और यहाँ पे नीचे कितना आ रहा है 16 और 32, तो 8 चौक 32, नीचे 1/4 आ जाएगा, 1/4 बी ओमेगा L/2, ठीक है। तो जाएगा 1/4 बी ओमेगा L/2, ये आएगा रिजल्ट VA माइनस VB का मान, ठीक है। ये निकाल लिया अपन ने आंसर, क्लियर, जो कि पॉजिटिव रूप में आ रहा है, प्लस हाफ प्लस 1/4 बी ओमेगा L/2, क्लियर। चलो अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल बच्चों कह रहा है कि इस प्रकार से अब क्या 3 छड़ें हैं, ये बच्चों एक वर्ताकार फ्रेम है, ये धातु का फ्रेम है, वर्ताकार फ्रेम, यहाँ पे 3 छड़ें केंद्र जुड़ी हैं इस प्रकार से, और ये छड़ें रोटेट हो रही है, मतलब इस फ्रेम पर फिसल रही हैं, ठीक है। ओमेगा कोणीय चाल से लंबाई प्रत्येक की L है, ठीक है। वर्ती फ्रेम पर फिसलती 3 छड़ें, कह रहा है केंद्र व परिधि के मध्य विभवांतर, मतलब VA माइनस VB का मान ज्ञात करना है, कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसका जो बिहेवियर होगा, इसकी वेलोसिटी अपन देखें किधर की ओर है, यहाँ बच्चों देखो यहाँ पे इससे गुणन कर रही है, तो इसका वेग आएगा इस दिशा में, इसका वेग आएगा इस दिशा में, इसका वेग आएगा इस दिशा में, तो इस प्रकार से इनके वेग बनेंगे, वेलोसिटीज। तो यहाँ पे वेलोसिटी इस दिशा में बन रही है, इसकी वेलोसिटी इस दिशा में बन रही है, इसकी वेलोसिटी इस दिशा में। तो यहाँ पे हम देखें प्रत्येक के अनुसार देखें, उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा वेग की दिशा में चपेट आएगा अंदर की ओर, अर्थात केंद्र की ओर वाला सिरा बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से अपन देखें, यहाँ पे ये चित्र आएगा, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन अपन समझे, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, केंद्र पर यहाँ पे एक इधर बन रहा है, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पे केंद्र वाला सिरा आएगा पॉजिटिव वाला, इस तरह से ये बनेगा, केंद्र की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये भी E, ये भी E और ये भी E, ठीक है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो यहाँ पे प्रत्येक E का मान कितना बनेगा बच्चों, प्रत्येक E बराबर, प्रत्येक छड़ की लंबाई L है, तो हाफ B ओमेगा L/2, प्रत्येक E का मान कितना बन रहा है, हाफ B ओमेगा L/2 बन रहा है। अब देखें हमें निकालना है VA माइनस VB करेंगे तो क्या है, सिग्मा V लगाना है फ्रॉम B to A। अब जब B से A तक चलें तो B से A तक जाने के कई रास्ते हैं, किसी भी रास्ते का उपयोग कर सकते हो, जैसे मान लो चलो यहाँ से जा रहे हैं, इधर से इधर गए, फिर यहाँ से इधर गए, तो माइनस से जा रहे हैं प्लस, तो प्लस E लिखेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा प्लस E, ठीक है, और पहुंच गए A तक, तो प्लस E का मान रख दो, हाफ B ओमेगा L/2, हाफ B ओमेगा L/2, ये अपन देख लिया, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे VA माइनस VB का मान किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्षणों की संख्या पे डिपेंड नहीं कर रहा, कुल मिला के अपन ने देखा। तो यहाँ पे देखो एक नोट के रूप में अपन कह सकते हैं, नोट, अतः VA माइनस VB का मान, क्षणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, तो क्षणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, मतलब 3 छड़ें हों, 10 छड़ें हों, 100 छड़ें हों, या 1000 हों, या अनंत हो, कितनी भी छड़ें यहाँ पे होती तो हमेशा E बराबर कितना बनता, B ओमेगा L/2 बनता, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक रिजल्ट के रूप में अगर अपन देखें, रिजल्ट जैसे आपसे कहा कि अनंत छड़ें हो तो भी रिजल्ट यही आएगा, तो चलो यहाँ पे इस प्रकार से अनंत छड़ें रखी है, एक के बाद एक अनंत छड़ें, तो क्या बन जाएगी, एक
चक्ति बन जाएगी। ठीक है, चक्ति क्या होता है, बहुत सारी छड़ों का, अनंत छड़ों का निकाय, मतलब यहाँ पे छड़े, बहुत सारी छड़ें बनाते हैं, पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, मतलब क्या बन जाएगी, एक चक्ति बन जाएगी। तो चक्ति क्या होती है, अनंत क्षणों का निकाय। तो यहाँ से अपन रिजल्ट के रूप में कह सकते हैं कि यदि मान लो कोई चक्ति दे रखी हो, यदि चक्ति अर्थात अनंत क्षणों का निकाय घूर्णन कर रही हो तो केंद्र और परिधि के मध्य विभवांतर, तो केंद्र व परिधि के मध्य विभवांतर के मध्य प्रेरित विभवांतर कितना बच्चों, ई बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ई बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आएगा, ये मान बनेगा, जहां एल क्या बच्चों, उसकी त्रिज्या, जहां एल इज इक्वल टू क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, चक्ति की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ई बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये मान प्राप्त होगा। तो ये अपन ने 3 क्वेश्चन और इस पे समझे, अपन ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, चलो आगे और अपन समझते हैं इस पे क्वेश्चंस। अब चलो वहाँ पे अगला एग्जाम्पल अपन देखें, थर्ड एग्जाम्पल। इसमें देखिए यहाँ से जैसे आपसे कह रहा है कि ये जो रॉड है अभी पर स्टार्टिंग में ये हॉरिजॉन्टल थी, बिल्कुल ठीक क्षैतिज अवस्था में थी, छड़ एमएल को क्षैतिज अवस्था से मुक्त कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लाके छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने में नीचे आ रही है, इसकी कोणीय चाल क्या होगी, बढ़ेगी, ओमेगा मान बढ़ेगा। तो आपसे कह रहा है कि कोणीय विस्थापन थीटा के समय, मतलब जब थीटा इसका विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन, उस समय छड़ में प्रेरित विभवांतर का मान क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं जो ई इक्वल टू होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो जब तक हमें ओमेगा पता नहीं है हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा। अब ओमेगा कैसे निकालें, तो छड़ एक सिरे पर कील की थे, उसको नीचे छोड़ रहे हैं, तो जो इससे ओमेगा निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। मतलब हम देख रहे हैं छड़ नीचे आ रही है, नीचे आने पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है, पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया, मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और वही कमी जो ये ऊर्जा में कमी हुई है पोटेंशियल एनर्जी में, वही इसमें यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि के बराबर है। तो आप देखो यहाँ पे घूर्णन गति ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, उसका कारण क्या है, स्थितिज ऊर्जा में कमी होना। ठीक है, तो उसी से अपन पहले क्या निकालेंगे, ओमेगा। तो कैसे निकालेंगे ओमेगा, देखिए सॉल्यूशन में देखें, नीचे आने पर के ई लॉस, जो के ई गेन हो रहा है, के ई गेन बराबर पी ई लॉस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि बराबर पोटेंशियल एनर्जी में कमी, तो के ई गेन, तो के ई गेन के लिए क्या लगेंगे बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे घूर्णन गति हो रही है, तो घूर्णन गति के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, रेखीय गति के लिए हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, घूर्णन गति के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी लॉस निकालते हैं एम जी एच करके, जहाँ पे एच क्या बच्चों, इसकी सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई में हानि, मतलब सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई में कितनी कमी हुई, देखिए यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, तो आप यहाँ समझें किसमें कितना है मान, देखिए गौर से बच्चों, यहाँ से तक ये इस पे लंब पर डाले हैं, ये लंब, ये पूरी लंबाई कितनी बच्चों, एल है, तो इसकी आधी लंबाई कितनी है, L/2, आधी लंबाई L/2 है यहाँ से यहाँ तक की, सेंटर ऑफ मास तक की। तो इस जगह इसका अगर अपन h निकालेंगे तो इस h का मान, मतलब इस L/2 का घटक करेंगे तो ये इधर घटक करें तो क्या आएगा, साइन थीटा, क्योंकि सॉरी कॉस थीटा, इधर आएगा साइन थीटा, तो h बराबर क्या आएगा यहाँ पे, L/2 साइन थीटा, h बराबर L/2 साइन थीटा, ये बनेगा घटक। ठीक है, L/2 साइन थीटा, फिर L/2 का इधर थीटा की तरफ घटक करते हैं तो क्या होता है, कॉस घटक, दूसरी तरफ घटक करते हैं तो साइन घटक आएगा, तो h बराबर क्या है, L/2 साइन थीटा, तो यहाँ पे रख दो L/2 साइन थीटा। तो अच्छा आई का मान रखे जड़ता गुण, आई क्या है, जड़ता गुण, तो एक किनारे के सापेक्ष छड़ घूर्णन कर रही है, तो जड़ता गुण का मान क्या होता है बच्चों, छड़ के किनारे के सापेक्ष ml² होता है, तो उसको रखेंगे ml²/3। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बराबर एम जी एच, एच का मान आप देख रहे हैं L/2 साइन थीटा है, ये रख दिया। तो जो m से तो m कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, तो ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ ये 3 चल जाएगा इधर, 3g साइन थीटा
अपॉन में ये आएगा एल, 3g साइन थीटा अपॉन एल। ये तो क्या निकाल लिया बच्चों, ओमेगा निकाल लिया अपन ने, ये तो ओमेगा निकाल लिया। अब यहाँ से निकालें ई का मान, ई बराबर क्या होता है, ई इज इक्वल टू, नाउ ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो यहाँ से अब ओमेगा मान रख दो, तो देखिए हाफ बी एल स्क्वायर को तो पहले लिख दिया मैंने, आगे एल स्क्वायर लिख दिया। अब ओमेगा मान रख रहे हैं रूट ऑफ 3g साइन थीटा अपॉन एल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो एल स्क्वायर है, इसमें से एल स्क्वायर को लिख दें एल इंटू एल, तो एल इंटू एल लिखेंगे तो हाफ बी एल, एल को दे दिया, एक एल को अंदर ले आते हैं, अंदर ले आएंगे तो अंदर जाने पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, एल स्क्वायर को लिखा एल इंटू एल, तो एक एल तो बाहर छोड़ दिया, एक एल को रूट के अंदर ले आ रहे हैं, तो अंदर जाने पे एल स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर आएगा एल स्क्वायर, बट नीचे एक एल बैठा हुआ है, तो एक एल कट के यहाँ बचेगा 3gl साइन थीटा, ये आएगा बच्चों ई का मान, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा वाला सिरा हाई पोटेंशियल पे आएगा। हाई पोटेंशियल सिरा क्या होगा बच्चों, देखिए उंगलियां रखेंगे अंदर की ओर, अंगूठा रखेंगे वेग की दिशा में, इसका वेग इस दिशा में बनेगा, तो उंगलियां अंदर की ओर वेग इस दिशा में, तो चपेट आ रहा है बाहर की ओर, अर्थात बाहर वाला सिरा क्या बनेगा बच्चों, हाई पोटेंशियल पे, और कील कित वाला सिरा क्या बनेगा, लो पोटेंशियल पे। मतलब ये आएगा हाई पोटेंशियल, ये आएगा लो पोटेंशियल, मतलब इस तरह अपन कह सकते हैं, ठीक है। ये सिरा बन रहा बच्चों हाई पोटेंशियल पे, ये हाई पोटेंशियल पे प्राप्त होगा, और ये सिरा आएगा लो पोटेंशियल पे। तो इस तरह अपन हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल भी चेक कर सकते हैं कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये आगे समय में। अब बच्चों उसके अभी देखें, अभी तक तो अपन जितने क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व किए उसमें जो दी गई छड़ थी बिल्कुल सीधी छड़ थी, बट अगर छड़ आपको मुड़ी हुई दे रखी है, तो मुड़ी हुई छड़ दे रखी है, तो उस अवस्था में फिर अपन कैसे निकालेंगे का मान, तो कुछ नहीं करना, प्रभावी लंबवत लंबाई ले लो, ठीक है। प्रभावी लंबवत लंबाई लेके इस मतलब एल परपेंडिकुलर ज्ञात करके सिरे से सिरे तक की प्रभावी लंबवत लंबाई ले लेंगे एल परपेंडिकुलर, फिर लगा देंगे ई बराबर हाफ बी ओमेगा एल परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट ग्रुप में अगर अपन देखें, स्टार पॉइंट यदि मुड़ी हुई छड़ दी गई हो तो, यदि मुड़ी हुई छड़ दी गई हो तो ई बराबर हाफ बी ओमेगा एल परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये करना है। जहां पर हम देख रहे हैं एल परपेंडिकुलर क्या है, प्रभावी लंबवत लंबाई होती है। प्रभावी लंबवत लंबाई जैसे कि बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे इस जगह, ये एग्जाम्पल ये डायग्राम है बच्चों। इस डायग्राम में इस प्रकार से कह रहा है कि एक एल लंबाई की छड़ है, उसको अपन ने इस तरह से मोड़ दिया, ये अर्धवल है, फिर यहाँ पे अर्धवल है, इस तरह से मुड़ी हुई है, और ये रोटेट हो रही है ओमेगा कोणीय चाल से, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, यहाँ ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए इस डायग्राम में अपन देखो बच्चों, यहाँ पे एल बराबर हियर एल इज इक्वल टू कितना बच्चों बताइए, एल का मान हियर एल इज इक्वल टू, गौर से देखिए तो यहाँ पे इसमें ये आधी परिधि है, ये आधी परिधि प्लस आधी परिधि, कुल लंबाई कितनी होगी, पूरी परिधि की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर, तो जो एल है ये 2 पाई आर के बराबर है। तो इसमें हियर एल बराबर कितना बच्चों 2 पाई आर, तो इसलिए बच्चों आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आएगा एल अपॉन 2 पाई, आर बराबर हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई, ठीक है। जहां पे आर क्या है, इसकी रेडियस, मतलब इस तरह से समझना बात को बच्चों, ये रेडियस इसकी आर है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ऐसे सेम यहाँ देखें इधर भी ये रेडियस आर और ये रेडियस आर। तो यहाँ पे आर का मान निकाल लिया एल अपॉन 2 पाई। अब देखिए एल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ये आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस कितना आ रहा है 4 आर आ रहा है, एल परपेंडिकुलर 4 आर आ रहा है। अब यहाँ पे आर का मान रख दें, आर का मान रख देंगे एल अपॉन 2 पाई, तो क्या आ गया बच्चों ये 2l अपॉन पाई, ये बन गया एल परपेंडिकुलर का मान 2l अपॉन पाई, ठीक है। अब यहाँ पे लगा सकते हैं E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो रख दीजिए मान हाफ बी ओमेगा एल परपेंडिकुलर कितना है 2l अपॉन पाई होल स्क्वायर, ये लो ये आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह अपन निकाल सकते हैं ई का मान ये बन जाएगा। तो क्या था बच्चों, यहाँ पे जब भी आपको इस तरह से अगर मुड़ी हुई छड़ दे रखी है तो सिरे से सिरे तक की प्रभावी लंबवत लंबाई निकाल लो,
उससे रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। बात पहले पड़ी, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ने जो मान ज्ञात किए इसमें छड़ का जो अनुप्रस्थ काट कितना, मतलब मोटाई कितनी है, ठीक है, सभी तरफ एक समान मोटाई है या बीच में छड़ पतली है एक तरफ मोटी है, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब प्रेरित ई का मान जो आ रहा है वो छड़ के अनुप्रस्थ काट पे डिपेंड नहीं करता, केवल सिरे से सिरे तक की जो सी दूरी है उस पर डिपेंड करता है। छड़ की आकृति कैसी है उस पर डिपेंड नहीं करता। सिरे से सिरे तक की दूरी अगर एल फिक्स है तो छड़ की मोटाई कितनी भी हो, चौड़ाई कितनी भी हो, आकृति कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सिरे से सिरे तक की लंबाई एल है, फिर उसको अगर आप गुणन कराओगे तो ई बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आएगा, और अगर रे की गति कराओगे तो ई बराबर बी वी एल आएगा। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखिए अगला स्टार पॉइंट ग्रुप में अपन देखें जो ई का मान है, प्रेरित ई का मान, प्रेरित ई का मान छड़ के अनुप्रस्थ काट, छड़ के अनुप्रस्थ काट व आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता। क्या मतलब उसका, देखिए जैसे कि छड़ मान लो इस प्रकार से दे रखी है शंक्वाकार, या इस तरह डंबल शेप में दे रखी हो, या इस तरह से सिंपल एक बेलन के रूप में दे रखी हो, तो यहाँ तीनों में, यहाँ तीनों छड़ों में ई का मान क्या आएगा, सेम, ई बराबर सेम होगा। तीनों छड़ों में ई का मान सेम आएगा, जिसका मान क्या बच्चों, देखिए अगर रे की गति हो रही है तो ई बराबर क्या लिखेंगे, बी वी एल, ठीक है, फॉर लीनियर मोशन, ठीक है। और अगर बच्चों गुणन गति हो रही है तो ई बराबर क्या आएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो अगर घूर्णन गति हो रही है तो उस केस में फिर ये होता है मान, तो क्या मतलब है कि दोनों छड़ों के लिए, मतलब तीनों छड़ों के लिए ई का मान सेम ही आएगा। उसकी आकृति कैसी है, अनुप्रस्थ काट कैसा है, डजेंट मैटर, लंबाई अगर सेम है तीनों की एल एल एल, तो तीनों में ई का मान सेम आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया घूर्णन गति के बारे में, मिस मोशनल ईएमआई कंप्लीट हो गया है, ठीक है। रे की गति के बारे में अपन ने निकाला, ई इज इक्वल टू बी वेला है, उस पर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर अपन ने रोटेशन मोशन में देखा कि छड़ अगर घूर्णन गति कर रही है तो फ्लक्स को काट रही है तो ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। इस चीज़ के बारे में अपन ने सॉल्व करके निकाला, ठीक है। आई बस में तो चलो आज के लिए चलो खैर इतना होते, कल पढ़ते हैं, कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।